नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के साथ। तो दोस्तों, आगे आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की। वो नया टॉपिक है अपना रक्त एवं रक्त समूह। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रक्त और रक्त समूह। और दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा, रक्त एवं रक्त समूह आज के टॉपिक का नाम रक्त एवं रक्त समूह है। दोस्तों दोस्तों वो कहते हैं ना कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती तो है तकलीफ पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ेगी, जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आएगी। उन मुसीबतों से हमारे को लड़ते हुए चलना है। मुसीबतों का सामना करोगे तभी आपको मंजिल मिलेगी, नहीं तो आप मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मुश्किलों से आप डर गए तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने रक्त के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते थे रक्त की। रक्त जिसको अपन ब्लड कहते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना। रक्त जिसको ब्लड कहते हैं या फिर खून कह सकते हैं या रुधिर कह सकते हैं दोस्तों। इसी को रुधिर कहते हैं और इसी को लहू कहते हैं। इसी को लहू कहते हैं। तो ये अपने रुधिर के नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों, रुधिर जो होता है, रक्त जो होता है, इसका अध्ययन हम किस विज्ञान में करते हैं? तो रक्त के अध्ययन का विज्ञान होता है रक्त विज्ञान, जिसको अपन हिमेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। तो रक्त के अध्ययन का विज्ञान बहुत बार आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये आपका बहुत मोस्ट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से हर एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगा देखने को। तो रक्त के अध्ययन का विज्ञान, अध्ययन का विज्ञान रक्त विज्ञान या हिमेटोलॉजी, रक्त विज्ञान या क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों रक्त के अध्ययन का विज्ञान। बात करते हैं हिमेटोलॉजी का जनक कौन है? तो हिमेटोलॉजी का जनक माना जाता है विलियम ह्यूसेन। कौन है दोस्तों? विलियम ह्यूसेन। हिमेटोलॉजी का जनक, हिमेटोलॉजी का जनक कौन है दोस्तों? विलियम ह्यूसेन। विलियम ह्यूसेन। विलियम ह्यूसेन को हिमेटोलॉजी का जनक कहते हैं दोस्तों। और विलियम हार्वे जो है वो आपके रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज करने वाला है दोस्तों। इसको भी पढ़ेंगे अपन, रुधिर परिसंचरण तंत्र को भी। तो पहले हम बात कर रहे हैं रक्त और रक्त समूह की। तो हिमेटोलॉजी का जनक कौन है आपका? विलियम ह्यूसेन। अब बात करते हैं दोस्तों कि रक्त जो होता है ये किस प्रकार का ऊतक होता है। रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है दोस्तों। ऊतक क्या होता है? आपने नाम सुना होगा कोशिका। क्या नाम सुना? कोशिका। कोशिका होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई। किसी भी जीव का निर्माण किससे हुआ? कोशिका से। तो कोशिकाओं का जब समूह मिल जाता है तो बन जाते हैं ऊतक। क्या बन जाते हैं? ऊतक। तो कोशिकाओं का समूह ही कहलाता है आपका ऊतक। तो रुधिर या रक्त जो होता है वो एक प्रकार का ऊतक है। और ये किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। अब इस तरल का मतलब तो आप जान गए होंगे। तरल का मतलब होता है बहने वाला द्रव रूप। और संयोजी का मतलब होता है अपने शरीर के सभी भागों को जोड़ने वाला। और ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। तो रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर एक प्रकार का, रुधिर एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है।
रुधिर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी पूछा जाता है कि रक्त के अध्ययन का विज्ञान क्या होता है, तो आप कहोगे हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का जनक कौन है दोस्तों, तो विलियम ह्यूस है। अब बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर होता कितना है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है दोस्तों, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, रुधिर होता है या रक्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है दोस्तों। और बहुत बार पूछा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर शरीर के भार का कितना होता है, तो ये होता है 7 से 8%। कितना होता है दोस्तों, 7 से 8%। तो आपने यहां से लिख दिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं रुधिर की। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी अच्छी बातें मिलेगी जो आपके एग्जाम के लायक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। अब बात करते हैं रुधिर का अध्ययन का विज्ञान क्या होता है दोस्तों, हिमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान कहलाता है। और हिमेटोलॉजी का जनक कौन है दोस्तों, विलियम ह्यूसेन। अब बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर शरीर के भार का कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर, एक स्वस्थ मनुष्य में रुधिर या रक्त कह सकते हैं, रक्त शरीर के भार का, शरीर के भार का 7 से 8%, 7 से 8% होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें बहुत बार पूछा जाता है कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और प्रवृत्ति भी पूछी जाती है बहुत बार, तो प्रवृत्ति होगी इसकी क्षारीय। क्षारीय क्या होता है दोस्तों, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो आपका क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 पर होता है उदासीन। तो रुधिर का पीएच मान कितना है, 7.4। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षारीय होगी। चलिएगा दोस्तों, तो लिखना रुधिर का पीएच मान बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। तथा प्रकृति, तथा प्रकृति क्षारीय होती है, प्रकृति क्षारीय होती है। या पर कह सकते हैं कि रुधिर हल्का क्षारीय होता है। कैसे होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हीमोपोएसिस। क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस। तो रुधिर एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब होता है बहने वाला द्रव रूप, संयोजी मतलब जोड़ने वाला, ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। और हमारे शरीर के अंदर रुधिर होता कितना है, तो 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। अब बात करते हैं रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया, रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस कहलाती है, हीमोपोएसिस कहलाती है। ये रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया होती है। बहुत बार पूछा जाता है रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस कहते हैं। रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। और स्वस्थ मनुष्य में रक्त जो होता है शरीर के भार का कितना होता है, तो 7 से 8% होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें रक्त जो होता है इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो देखिएगा आगे बात करते हैं। तो लिखिएगा दोस्तों, इसको आगे बात कर लेते हैं। इसमें
तो एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है, शरीर के भार का 7 से 8%। और रुधिर का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। और रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हीमोपोएसिस। अब बात करते हैं, रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। अब रक्त के 2 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखिएगा। एक तो होता है प्लाज्मा। एक तो क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है दोस्तों, देखिएगा। दूसरा आएगा रुधिर कणिकाएं। दूसरा क्या आएगा, रुधिर कणिकाएं। दूसरा रुधिर कणिकाएं। तो देखो, प्लाज्मा की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। तो प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का, प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का तरल भाग होता है। ये रक्त का तरल भाग होता है। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि रक्त का तरल भाग कौन सा होता है, तो आप कहोगे प्लाज्मा। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का कितना प्रतिशत भाग है, तो यह रक्त का 55% भाग होता है। कितना प्रतिशत, 55% भाग होता है। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, 55% भाग होता है। और प्लाज्मा जो होता है दोस्तों ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। किस रंग का, यह है हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का द्रव होता है। प्लाज्मा किस रंग का द्रव है दोस्तों, हल्के पीले रंग का द्रव होता है। बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। और रक्त का तरल भाग कौन सा होता है, तो आप कहोगे प्लाज्मा। वैसे दोस्तों प्लाज्मा जो होती है वो पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। क्या होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था। तो लिखिएगा दोस्तों इसको, आगे बात करते हैं अपन। दोस्तों प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है उनकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो देखिएगा दोस्तों, देखिएगा प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। प्लाज्मा में एक तो प्लाज्मा में ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाती है दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो ये आपके प्लाज्मा होता है दोस्तों। अब बात करते हैं प्लाज्मा जो होता है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, तो लिख दिया होगा आपने ऊपर से, प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का कैसा भाग है, तरल भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है, 55% भाग। अब देखो प्लाज्मा में 92% तो होता है जल। प्लाज्मा में 92% क्या होता है दोस्तों, 92% जल, तथा 8% होते हैं इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। 8% में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, तो 92% और 8% में होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, जो कार्बन से बने हुए होते हैं। किससे, कार्बन से बनने वाले पदार्थों को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, ये वाले आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ग्लिसरॉल,
और अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं होता उनको अपन अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये वाले आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा में 92% जल और 8% में क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे भाग की। तो प्लाज्मा रक्त का कितना भाग होता है भाई दोस्तों, 55%। और प्लाज्मा किस रंग का द्रव होता है, तो हल्के पीले रंग का द्रव होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन कौन सी होती है, ग्लोब्यूलिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 3 प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन अपने एंटीबॉडी का निर्माण करती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। अब देखो बात करते हैं इसमें दूसरा जो भाग है रक्त का, वो है आपका रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं दोस्तों, रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो ये रक्त का ठोस भाग होती है। कौन सा भाग होती है, यह रक्त का भाई कणिकाओं के रूप में, कणों के रूप में है तो ये रक्त का कैसा भाग होगी, ठोस भाग होती है। ये रक्त का ठोस भाग होती है। और दोस्तों बात करते हैं ये रक्त का कितना प्रतिशत भाग है, तो ये रक्त का 45% भाग होती है। कितनी होती है, 45% भाग है। ये रक्त का कितना परसेंट भाग है, तो आप कहोगे 45% भाग है। अब बात करते हैं रक्त कणिकाएं जो होती है इनमें क्या क्या आता है। तो रक्त कणिकाओं में 3 प्रकार की कणिकाएं आती है, जो है अपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है। 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों, एक आती है आरबीसी, दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको अपन बिंबाणु भी कहते हैं। अब देखो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी की। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। तो ये आपके प्लाज्मा के बारे में था दोस्तों। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, 92% जल होता है और 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर कर सकते हो। अब देखिएगा रक्त कणिकाएं रक्त का कैसा भाग होती है, ठोस भाग। और प्लाज्मा रक्त का कैसा भाग है, तरल भाग होता है। और रक्त कणिकाएं रक्त का कितना परसेंट भाग है, 45%। और प्लाज्मा होता है 55%। अब इस रक्त कणिकाओं में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आरबीसी। नंबर 1 लिखिएगा रक्त कणिकाओं में पहली आरबीसी। आरबीसी का देखिएगा दोस्तों पूरा नाम पूछा जाता है बहुत बार। इसका पूरा नाम ब्लड रेड ब्लड कार्पस रेड ब्लड कार्पस होता है। हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी में क्या कहेंगे, लाल रक्त कणिकाएं। और इन्हीं का रासायनिक नाम होता है दोस्तों इरिथ्रोसाइट। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। और इनको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इनको रक्ताणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्ताणु। तो ये दोस्तों आपके आरबीसी है। आरबीसी का पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पस, हिंदी में लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका कह सकते हैं। और इनका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट, और इनको रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। अब देखो दोस्तों आरबीसी जो होती है इनका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई, ये अपने शरीर में बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। तो इनका जीवन काल होता है, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है।
अब दोस्तों दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है, दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखना। पहला तो इस प्रकार से देगा, फिर आपको ऑप्शन दे दिया कि 100 दिन या 110 दिन, दूसरे ऑप्शन में दे दिया 3 से 4 दिन, तीसरे में दे दिया आपको 5 से 7 दिन, और चौथे में दे दिया आपको 120 दिन। तो अब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तब आपका आंसर होगा 120 दिन। क्या होगा, 120 दिन। और इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के दोनों तरीके से पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, देखो कैसे, कि आरबीसी का जीवन काल होता है 5 से 7 दिन, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको 10 से 110 दिन, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको 20 से 120 दिन, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको कि 100 से 120 दिन। तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 100 से 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। इतने समय अंतराल में ये जीवित रहती है और उसके बाद में नष्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, दो प्रकार से प्रश्न बनता है आरबीसी के जीवन काल से संबंधित। अब देखिएगा आगे बात करते हैं इसमें। भैया आरबीसी की बात करें कि मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या होती है अपने शरीर में 45 से 55 लाख। कितनी होती है मानव शरीर में इनकी संख्या, मानव शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। इनकी मात्रा जो होती है, संख्या जो होती है, उसको घन मिलीमीटर में मापते हैं। तो प्रति घन मिलीमीटर में होती है 45 से 55 लाख आरबीसी अपने शरीर में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आरबीसी जो होती है इनका रंग लाल क्यों होता है, तो इनमें एक वर्णक पाया जाता है दोस्तों, उस वर्णक का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी का रंग लाल, आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है। अब ध्यान रखना दोस्तों कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये किससे बना हुआ होता है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में एक तो हिम और दूसरा ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन होती है रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन। तो ये लोहा और प्रोटीन से बनता है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों आपने ऊपर से लिख दिया होगा इसको, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पस, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, और इनको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और इन्हीं का अन्य नाम है रक्ताणु। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा या आयरन, इसी को आयरन कहते हैं दोस्तों, इसी को फेरस कहते हैं, और इसी का लैटिन नाम होता है फेरम, और इसका प्रतीक होता है एफी, और ये हमारे रक्त में Fe+2 के रूप में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। बहुत बार पूछा जाता है आरबीसी में या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप कहोगे लोहा या आयरन धातु पाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें आयरन जो होता है इसकी कमी और अधिकता से कौन सी बीमारियां हो जाती है ना। तो इनका जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है। मानव शरीर में संख्या 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और आरबीसी का रंग लाल होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन वर्णक। और हीमोग्लोबिन वर्णक दो
वह चीजों से मिलकर बना होता है। हिम और ग्लोबिन, हिम का मतलब होता है लोहा, ग्लोबिन होती है एक प्रकार की प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु। अब बात करते हैं लोहा धातु या आयरन की कमी से। लोहा या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? पहले भी आपको बता चुका हूं, जब मैंने पोषक तत्व आपको पढ़ाए थे उसमें बताया था। तो लोहा या आयरन की कमी से होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया। और एनीमिया को हिंदी में कहते हैं अरक्तता। क्या कहते हैं? अरक्तता। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, वो रोग कहलाता है आपका एनीमिया। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहा या आयरन की कमी से। लोहा या आयरन धातु होती है उसकी कमी से। अगर लोहे की मात्रा कम होगी तो अपना हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी की संख्या घटेगी, और आरबीसी की संख्या घटेगी तो रक्त की कमी होगी, और उससे कौन सा रोग होगा? एनीमिया। बात करते हैं लोहा या आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? लोहा या आयरन की अधिकता से रोग, अगर ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाती है तो भी अपने को रोग हो जाता है। तो अधिकता से रोग, अधिकता से होता है दोस्तों सिडेरोसिस। कौन सा रोग? सिडेरोसिस। इसको कहते हैं यकृत का कैंसर। क्या कहते हैं? यकृत का कैंसर। इस रोग में हमारे शरीर में यकृत जो होता है, लीवर, उसमें कैंसर हो जाता है, उस रोग को कहते हैं सिडेरोसिस। और इसके अलावा बहरापन की स्थिति भी हो सकती है, किसकी अधिकता से? लोहा या आयरन की अधिकता से। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक होता है या नहीं होता है? तो बहुत बार पूछा जाता है, आरबीसी होती है केंद्रक रहित, मतलब इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में, किसकी आरबीसी में? स्तनधारियों की आरबीसी में स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक रहित होती है। केंद्रक रहित, इसका मतलब समझ गए होंगे, बिना केंद्रक के होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक रहित होती है। लेकिन दोस्तों स्तनधारियों में भी अपने अपवाद की श्रेणी में जीव आते हैं, जैसे ऊंट होता है, लामा, जिराफ, इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उनकी आरबीसी केंद्रक सहित होती है। लेकिन हमारे अंदर आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है। तो या अपवाद की श्रेणी में आप लिख सकते हो, अपवाद। अपवाद में ऊंट, लामा व जिराफ, ऊंट, लामा व जिराफ की आरबीसी में केंद्रक होता है। मतलब ऊंट, लामा और जिराफ की आरबीसी केंद्रक सहित होती है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसी में, आरबीसी के अंदर अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, बहुत बार इसमें से सभी प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। मतलब आज ये जो टॉपिक है आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का। तो लिख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, और साथ में कमेंट भी करते रहिएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा या आयरन धातु पाई जाती है। और लोहा या आयरन की कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया या अरक्तता। बहुत बार आता है ये प्रश्न, ध्यान रखना। और लोहा या आयरन की अधिकता से रोग होता है आपका सिडेरोसिस, मतलब यकृत का कैंसर। अब बात इसी में आगे करते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है उसका निर्माण कहां पर होता है ना? तो आरबीसी का निर्माण देखो, बच्चों में तो होता है यकृत और पलिया में, और वयस्क मनुष्य के अंदर होता है अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण बच्चों में, बच्चों में तो कहां होता है दोस्तों? पलिया व यकृत में होता है।
पलिया वह यकृत में होता है तथा वयस्क मनुष्य में होता है अस्थि मज्जा में। कहां होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा का कभी कभी इंग्लिश में नाम दे देता है दोस्तों, कहते हैं इसको बोन मेरो। क्या कहते हैं? बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब आप कहोगे कि सर पलिया बात समझ में नहीं आई, यकृत तो हमने पीछे पढ़ लिया, यकृत के बारे में पता चल गया क्या होता है। और पलिया जो होता है ये हमारे अमाशय के नीचे स्थित होता है या अग्नाशय के पास में, और इसके अंदर रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी जो मृत हो जाती है वो भी यहीं पर जाती है पलिया के अंदर। तो बच्चों में पलिया और यकृत में होता है, वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। अब बात करते हैं कि आरबीसी जो होती है ये अपने जब मृत हो जाती है तो इनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? आरबीसी का जीवन काल होता है ना भाई 100 से 120 दिन। तो उस जीवन काल के बाद में आरबीसी समाप्त हो जाती है, मर जाती है। तो उनको मरने के बाद नष्ट करने का काम करता है पलिया। कौन करता है? पलिया। तो ये नीचे से लिख दिया होगा दोस्तों आपने, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन अपवाद की श्रेणी में ऊंट, लामा और जिराफ है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखो अपन बात करते हैं इसमें आगे, तो पलिया की बात कर लेते हैं। पलिया क्या होता है? इसी को अपन तिल्ली कहते हैं दोस्तों। पलिया का दूसरा नाम तिल्ली, और इसी को स्पेलीन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्पेलीन। तो देखो यह मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है, इसलिए पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? शमशान घाट या बूचड़ खाना कहते हैं। मतलब एक तरह से कचरा घर होता है। यह मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान घाट कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान घाट किसको कहते हैं दोस्तों? तो आपका आंसर होगा पलिया, तिल्ली या स्पेलिन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मृत आरबीसी होती है उसको नष्ट करता है। मृत आरबीसी को क्या करता है? नष्ट करता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट कहते हैं। और जो हमारे शरीर में नई आरबीसी बनती है उनका संग्रहण भी यही करता है, तो इसलिए इसे आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक। तो ऊपर से लिख दिया होगा आपने, आरबीसी का निर्माण बच्चों में कहां होता है? पलिया और यकृत में। और वयस्क मनुष्य में कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब आप कहोगे कि सर ये अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है दोस्तों अपने हड्डियों के बीच जो छोटे छोटे स्थान होते हैं उन स्थानों को कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि यानी होता है हड्डी, हड्डियों के बीच छोटे छोटे स्थान को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं, पलिया जो होता है ये अपने आरबीसी का संग्रहण करता है। पलिया नई आरबीसी का, यह नई आरबीसी का संग्रहण करता है, इसलिए इसे आरबीसी का ब्लड बैंक या रक्त बैंक कहते हैं। तो दोनों ही प्रश्न बहुत बार आते हैं, ध्यान रखना दोस्तों कि आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं?
आरबीसी का ब्लड बैंक या रक्त बैंक कहते हैं? प्लिया को। आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान घाट किसको कहते हैं? प्लिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी ध्यान रखना, ये मृत आरबीसी को नष्ट करता है इसलिए तो कहते हैं कब्रिस्तान, और संग्रहण करता है आरबीसी का इसलिए कहते हैं आरबीसी का ब्लड बैंक। अब इसमें देखो दोस्तों एक दो बात और कर लेते हैं। अगर हम ऊंचाई पर या पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो लाल लाल दिखाई देते हैं, उनका रंग जो होता है वो थोड़ा लाल होता है। किसके कारण? क्योंकि उनमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ये भी बातें लिख लेना साथ में। तो देखिएगा दोस्तों, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। बहुत बार पूछा जाता है ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आपके बढ़ जाती है। और अगर हम सोते हैं तो सोते समय हमारे आरबीसी 5% घट जाती है दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है ये भी। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाती है। आरबीसी 5% क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। किस समय? सोते समय। और ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आगे इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों, लिखिएगा इसको। चलिएगा, प्लिया को आरबीसी का ब्लड बैंक या रक्त बैंक कहते हैं क्योंकि ये नई आरबीसी का संग्रहण करता है। अब बात करते हैं, जीव में सबसे बड़ी आरबीसी होती है अफ्रीकन हाथी की होती है, और सबसे छोटी होती है कस्तूरी मृग की। जीव में सबसे बड़ी आरबीसी, जीव में सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होती है? अफ्रीकन हाथी में। अफ्रीकन हाथी में। और जीव में सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी होती है दोस्तों कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग के अंदर होती है। कस्तूरी हिरण जो होते हैं उनमें पाई जाती है। तो दोस्तों ये था अपने आरबीसी के बारे में। अब इसी में हम अगली जो रक्त कणिका है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और फिर रक्त समूह की भी बात करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।